आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गजा सिटी के जैतून मोहल्ले में काबिज अफवाज पर मजहमती घात लगाकर हमले। इजरायली एयर स्ट्राइक में हूती वजीर आजम की मौत। धमाकों से कांप उठा पूरा यमन। तुर्की और इसराइल के दरमियान तनाव और बढ़ा। तुर्की ने एयर स्पेस और बंदरगाह किए बंद। दिसंबर में भारत आएंगे पुतिन। रूस ने दौरे पर लगाई मोहर। SCO में ट्रंप का टैरिफ होगा एजेंडा। अमेरिका ने सदर महमूद को न्यूयॉर्क इजलास में शिरकत से रोका। फिलिस्तीनी हुक्काम का वीजा मंसूख। कनाडा में पब्लिक प्लेस पर नमाज पर पाबंदी की तैयारी। मुस्लिम तंजीमों ने उठाई आवाज। इजरायली वजीर खारजा बेजलेल स्टॉर्मब्रिज का मंसूबा हुआ वाज़ेह। फिलिस्तीनी रियासत के क़याम पर रोक का खतरा लाहक। जापान में मोदी बुलेट ट्रेन देखने पहुंचे। PM इशबा के साथ नए E10 में सफर किया। ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ड्राइवर से मिले। इजरायली मीडिया ने इत्तला दी है कि गजा में 3 बड़े वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें जैतून के इलाके में शदीद झड़पें भी शामिल हैं, जहां मज़हमती मुजाहिदीन ने नाहल ब्रिगेड पर घात लगाकर हमला किया। इजरायली मीडिया ने तस्दीक की कि गजा पट्टी में काबिज अफवाज को 3 मुश्किल वाक़यात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हेलीकॉप्टरों के जरिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ की गयी, क्योंकि मज़ाहमती फायरिंग से हलाकतें और जख्मियों की इत्तलाआत मौसूल हुई। ये वाक़यात गजा सिटी के जुनूब मशरक में जैतून मोहल्ला, गजा सिटी के जुनूब में अस-सबरा मोहल्ला और खान यूनुस में पेश आए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गजा सिटी और खान यूनुस में मज़ाहमत और काबिज अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में आमने सामने की लड़ाई हुई, जहां मुजाहिदीन ने बराह रास्त इजरायली फौजियों का मुकाबला किया। इजरायली ज़राए के मुताबिक सबसे सख्त झड़प जैतून के इलाके में हुई, जिसे उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे मुश्किल वाक़यात में से एक करार दिया है। मज़ाहमती जंगजुओं ने नाहल ब्रिगेड की एक यूनिट पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कम अज कम एक फौजी हलाक और कई जख्मी हुए। एक दूसरे हमले में जंगजुओं ने इजरायली फौजियों को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर 4 लापता फौजियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक फौज ने बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया, जबकि मज़ाहमती मोर्टार फायर ने इन कार्यवाहियों में रुकावट डाली। मोहल्ले में झड़पें शनिवार की सुबह तक जारी रहीं, क्योंकि मजीद मज़ाहमती जंगजू लड़ाई में शामिल होते गए। हमास के अस्करी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि इजरायली फौज को गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की भारी कीमत अपने फौजियों के खून से चुकानी पड़ेगी और इससे मजीद फौजियों के पकड़े जाने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। टेलीग्राम पर जारी बयान में अबू उबैदा ने खबरदार किया है कि गजा पर कब्जे के मंसूबे इजराइल के लिए सियासी और अस्करी दोनों सतहों पर तबाही साबित होंगे। उन्होंने मजीद जोर दिया है कि अल क़स्साम के मुजाहिदीन मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, बुलंद हौसले के साथ गैर मामूली जुर्रत और इस्तेहकाम की मिसालें पेश करने को तैयार हैं, ताकि काबिजीन को कड़ा सबक सिखा सकें। यमन की दारुल हुकूमत सना में 28 अगस्त को इजराइल ने जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में हूती बागियों के कई अहम ठिकानों और क़यादत को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एयर स्ट्राइक्स में हूती वजीर आजम अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। बता दें कि हूती दिफाई वजीर मोहम्मद अल अती और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी को भी निशाना बनाया गया, जिनके हलाक होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। असल में इन हमलों से पहले हूती बागियों ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। इस हमले के जवाब में इजरायली फौज ने यमन की राजधानी सना पर बमबारी की। IDF ने अपने बयान में कहा है कि हमने हूती लड़ाकों के फौजी अड्डों और सदारती महल को निशाना बनाया है। यमन के मकामी हुक्काम के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में अब तक कम से कम 10 लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि 90 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। सना शहर में हर तरफ अफरा तफरी का आलम है और राहत और बचाव की टीमें मलबा हटाने और जख्मियों को अस्पताल पहुँचाने में लगातार मसरूफ हैं। इजराइल के वजीर खारजा ने इस हमले पर कहा है कि जो भी इजराइल के खिलाफ हथियार उठाएगा उसे सजा जरूर दी जाएगी। हमने हूतियों को पहले ही आगाह किया था कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। इजराइल ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। एक सीनियर इजरायली फौजी ओहदेदार ने कहा है कि हमने सही वक्त पर पुख्ता मालूमात की बुनियाद पर यह हमला किया। ओहदेदार के मुताबिक इस कार्यवाही में हूती बागियों की क़यादत को खास तौर पर निशाना बनाया गया। तुर्की और इजराइल के दरमियान तनाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गजा जंग के हवाले से पहले ही नाराजगी का इजहार कर रहा तुर्की अब एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहा है। तुर्की ने आज ऐलान किया कि अब इजराइल
اسرائیلی سرکاری ہوائی جہاز اس کے ہوائی علاقے ایئر اسپیس سے نہیں گزر سکیں گے۔ ترکی نے اپنے بندرگاہوں کو بھی اسرائیل سے جڑی سمندری سرگرمیوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ خاص طور پر ان جہازوں کو روکا جائے گا جو تیسرے ممالک کے نام پر ہتھیار اور گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچ رہے ہوں۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے پارلیمنٹ میں غزہ پر مخصوص بحث کے دوران کہا کہ اب ان کا ملک اسرائیل کے خلاف پوری سختی سے پیش آئے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کر دیے ہیں۔ ہمارے بندرگاہ اب اسرائیلی جہازوں کے لیے بند ہیں۔ ہم نہ تو ہتھیار اور گولہ بارود لے جانے والے جہازوں کو اپنے پورٹس پر اترنے دیں گے اور نہ ہی اسرائیلی طیاروں کو اپنی ایئر اسپیس سے گزرنے دیں گے۔ اصل میں مئی 2024 میں ہی ترکی نے اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ تجارت کو روک دیا تھا۔ ترکی کی مانگ ہے کہ غزہ میں فوراً مکمل اور دائمی سیز فائر لاگو کیا جائے اور انسانی امداد کو بلا شرط داخل ہونے دیا جائے۔ اس فیصلے سے پہلے 2023 میں دونوں ممالک کے درمیان قریب $7 ارب کی تجارت ہوئی تھی، لیکن غزہ جنگ کی وجہ سے یہ رشتے جلد ہی خراب ہو گئے۔ ترکی کے صدر اردوغان پہلے سے ہی اسرائیل کی غزہ میں کی جا رہی کارروائیوں کی شدید مخالف ہیں۔ اردوغان نے کئی بار کھلے طور پر اسرائیل کو نرسنہار کرنے والا ملک قرار دیا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی تلنا ہٹلر سے کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کی پالیسیز پوری دنیا میں انسانیت سوز مثال بن چکی ہیں۔ امریکی ٹیرف کے بیچ ہو رہی SCO کی بیٹھک پر پوری دنیا کی نگاہ ہے۔ PM مودی اور روسی صدر پوتن 1 ستمبر کو SCO سربراہی کانفرنس پر ملاقات کریں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن اس سال کے آخر میں بھارت کے سرکاری دورے پر آئیں گے۔ کریملن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ پوتن پیر کو چین کے تیانجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی کانفرنس کے دوران PM نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ روسی تیل کی خرید کو لے کر ٹرمپ نے بھارتی سامانوں کے امپورٹ پر 50% ٹیرف لگا دیا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے رشتوں میں اچانک گراوٹ آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 10 رکنی SCO کا سربراہی اجلاس دو طرفہ رشتوں کے لحاظ سے بے حد اہم مانا جا رہا ہے۔ امریکی ٹیرف کے بیچ ہو رہے SCO کی بیٹھک پر پوری دنیا کی نگاہ ہے۔ ٹیرف کے بعد جس طرح سے دنیا کی راجنیتی میں بدلاؤ آیا ہے، ایسے میں بھارت کی کوشش ہوگی وہ خود کو بدلے اور ویشوک پریدرشیہ میں شکتی کے روپ میں استھاپت کرے۔ بھارت نے اب تک روس سے خریدنے والے تیلوں میں کٹوتی نہیں کی ہے۔ PM مودی نے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھارت بدلاؤ میں آنے کے بدلے بحران کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹیرف کے اشارے ملنے کے ساتھ ہی بھارت نئے بازار کی تلاش میں جٹ گیا اور کئی ملکوں کے ساتھ ڈیل کر چکا ہے۔ PM مودی اور چین کے صدر جن پنگ کے بیچ اتوار کو تیانجنگ میں SCO سربراہی اجلاس میں دو طرفہ بیٹھکیں ہونے کا امکان ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرف کی وجہ سے جو تجارتی تناؤ کھڑا ہوا، اس کو دور کرنے کو لے کر بھارت چین نئے سرے سے اس مدعے پر چرچا کر سکتے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کو اگلے ماہ نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے روک دیا گیا ہے۔ اس بات کا پتہ جب چلا جب ان کا اور 80 دوسرے فلسطینی حکام کا ویزا منسوخ کر دیا گیا۔ اس بات کی تصدیق امریکی محکمہ خارجہ نے کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے اور ایک فرضی فلسطینی ریاست کی یک طرفہ تسلیم دہانی کی کوشش کی ہے۔ یہ فیصلہ اسرائیل نے خوشی کے ساتھ سراہا ہے، حالانکہ یہ غیر معمولی ہے کیونکہ امریکہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام ممالک کے حکام کے لیے سفر کو آسان بنائے جو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز جانا چاہتے ہیں۔ یہ پابندی اس وقت سامنے آئی ہے جب فرانس اس اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے، ایک اقدام جس کی ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے مخالفت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے پہلے کہا تھا کہ بطور سربراہ وفد عباس نیو یارک میں سربراہ ممالک کو حکومت کی میٹنگ میں شریک ہوں گے، لیکن بعد میں محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے کہا کہ عباس اور قریباً 80 دوسرے فلسطینی رہنماؤں کو متاثر کیا جائے گا کیونکہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور فلسطینی اتھارٹی کے ارکان کے ویزے منسوخ یا مسترد کر دیے گئے ہیں۔ روبیو نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر معاہدے کے تحت نیو یارک میں فلسطینی مشن کے نمائندے اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ امریکہ میں اقوام متحدہ کے معاملات کو منظم کرتا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ویزے دینے سے انکار یا منسوخی کا یہ امریکی اقدام اس معاہدے سے مطابقت
रखता है या नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि गैर मुल्की हुक्काम की न्यूयॉर्क आमद अमेरिका की जानिब से रोकी नहीं जानी चाहिए, ख्वाह उनकी हुकूमत और अमेरिका के ताल्लुकात जैसे भी हों। अब्बास के दफ्तर ने इस फैसले पर हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि ये इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है, खुसूसन इसलिए कि फिलिस्तीन की रियासत अक़वाम मुत्तहिदा में मुबस्सिर रुकन है। उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया है कि फैसला वापस लिया जाए। कनाडा के सूबे क्यूबेक की हुकूमत इस साल के आखिर तक एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत पब्लिक जगहों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि ये फैसला उन्हें सीधा निशाना बनाने जैसा है। मुस्लिम तंजीम नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स के सरबराह स्टीफन ब्राउन ने कहा है कि ये सोचना कि सड़क पर दुआ करना कोई नई या खतरनाक बात है, ये बिल्कुल बेहुदा है। दीगर कम्युनिटीज भी ऐसा करती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। पिछले कुछ अरसे से क्यूबेक में फिलिस्तीनी हिमायत एहतजाजों के दौरान मुस्लिम बरादरी की जानिब से पब्लिक जगहों पर नमाज पढ़े जाने पर बवाल हुआ है। यहाँ तक कि मॉन्ट्रियल की मशहूर नेट्रो डैम बेसिलिका के सामने भी नमाज अदा की गई थी। इसी वजह से दिसंबर में क्यूबेक हुकूमत ने पब्लिक प्लेसेस पर नमाज पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। ब्राउन का कहना है कि फिलिस्तीनी हिमायत मुजाहिरीन के मुनज़्ज़मीन ने बाकायदा इसके लिए परमिट लिया था। उन्होंने सवाल उठाया, क्या अब क्यूबेक में ये होगा कि किसी भी एहतजाज से पहले हुकूमत से अपनी बात की इजाजत लेनी पड़ेगी? हालांकि स्टीफन ब्राउन का मानना है कि यह कदम सियासी फायदे के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत इंतखाबात से एक साल पहले अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। सियासी तज्जिया निगार और कनाडा की NDP पार्टी के साबिक लीडर टॉम मुल्केयर ने भी इस बात से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा, क्यूबेक की हुकूमत जानती है कि मुस्लिम बरादरी को लेकर उसके वोट बैंक में बेचैनी है और अब वो उसी पर सियासत कर रही है। इस दौरान क्यूबेक के सेकुलरिज्म वजीर जीन फ्रांसवा ने बयान जारी कर कहा, क्यूबेक के प्रीमियर ने मुझे सेकुलरिज्म को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है और मैं इसे पूरी संजीदगी से निभाऊंगा। बदुई गांव जबल अल बाबा कब्जाए हुए पश्चिमी किनारे के जोग्राफियाई मध्य के करीब वाक़ है, उत्तर और दक्षिण के बीच, जहां एक मुस्तक़बिल की फिलिस्तीनी रियासत वजूद में आ सकती है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये ख्वाब उफ़ुक़ में मध्यम होता जा रहा है, पहले से कहीं ज़्यादा दूर, क्योंकि स्टॉर्मरिच ने वाज़ेह कर दिया है कि उसका मकसद फ़िलिस्तीनी रियासत के इम्कानात को ख़त्म करना है। उसने कहा, फ़िलिस्तीनी रियासत को नारों से नहीं बल्कि मेज़ पर किए गए इक़दामात से मिटाया जा सकता है। पिछले हफ्ते दाएं बाजू के इजरायली वज़ीर ख़ारजा बेज़लेल स्टॉर्मरिच ने इजराइल के अदोमिम बस्ती को तोसी देने के लिए हजारों नए घरों की तामीर की हतमी मंजूरी का ऐलान किया, जिससे पश्चिमी किनारा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये मंसूबा E1 के नाम से जाना जाता है। गांव की कमेटी के सरबराह मजरा ने CNN को बताया, वजीर इस इलाके को जब्त करना चाहता है ताकि फिलिस्तीनी रियासत का कयाम रोका जा सके। हमारा मुकद्दर अब नामालूम हो चुका है, न सिर्फ मेरा बल्कि हर बच्चे, हर औरत, हर फर्द का। फिलिस्तीनी बद्दू बार बार बेदखली के खतरात से दो चार हैं, क्योंकि इजरायली हुक्काम ने उनके घरों को तकरीबन 30 बार ये कहकर मुनहदिम किया है कि ये गैर कानूनी तामीरात हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक यरूशलेम गवर्नमेंट में तकरीबन 7,000 फिलिस्तीनी जो 22 बद्दू बस्तियों में रहते हैं E1 की वजह से जबरी बेदखली के खतरे में हैं। जबल अल बाबा उन्हीं बस्तियों में से एक है जहां 80 खानदान यानी 450 फिलिस्तीनी रहाइश पजीर हैं। गाँव में तकरीबन 3,000 मवेशी भी हैं जो बद्दू चरवाहों की जिंदगी की बुनियाद हैं। इजराइल ने 1967 की जंग में पश्चिमी किनारा उर्दून से कब्जे में लिया और उसके बाद यहूदी बस्तियां कायम करना शुरू किया, जिन्हें बैनुल अक़वामी कानून, उम्मते मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की अक्सरियत गैर कानूनी करार देती है। उम्मते मुत्तहिदा मशरिकी यरूशलेम और पश्चिमी किनारे को मकबूजा इलाका मानती है, जिसे फिलिस्तीनी अपनी आइंदा रियासत के लिए चाहते हैं। ये बस्तियां फिलिस्तीनी रियासत के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट समझी जाती हैं, क्योंकि यहूदी कम्युनिस्ट अक्सर फिलिस्तीनी आबादी के मरकज के गिर्द फैलती हैं और बाज औकात निजी फिलिस्तीनी जमीन पर तामीर की जाती हैं। आज उम्मते मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक पश्चिमी किनारे और मशरकी यरूशलेम में तकरीबन 30 लाख फिलिस्तीनियों के दरमियान 7 लाख यहूदी आबादकार रहते हैं, जिनकी वजह से वहाँ के रिहायशियों को परेशानी का सामना है। PM मोदी शनिवार को जापान दौरे के दूसरे दिन एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियामी सूबे के सेंडाई पहुँचे। यहाँ उनके साथ जापान
के पीएम शिंगेरू इशिबा भी मौजूद थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी टैरिफ अब भी लागू हैं। एक मुतासिब अदालत ने गलत तरीके से कहा है कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन आखिरकार जीत अमेरिका की ही होगी। उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर टैरिफ हटाए गए तो ये मुल्क के लिए मुकम्मल तबाही होगी, जिससे अमेरिका मुआशरी तौर से कमजोर हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब विशाल व्यापार घाटा और अन्य देशों की अनुचित नीतियां सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, लेबर डे वीकेंड पर हमें याद रखना चाहिए कि टैरिफ हमारे कामगारों और मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम इन्हें देश के हित में इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे। वाशिंगटन डीसी में वाक़ई यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने अपने हुक्म में कहा है कि ट्रंप ने हंगामी इख्तियारात का हवाला देकर टैरिफ लगाकर अपने इख्तियार से अलग कदम उठाया। अदालत ने कहा, कानून सदर को हंगामी हालात में कई कदम उठाने की इजाजत देता है, लेकिन इसमें टैरिफ या टैक्स लगाने जैसी ताकत शामिल नहीं है। इस फैसले से अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और फरवरी में चीन, कनाडा व मैक्सिको पर लगाए गए कुछ ड्यूटीज रद्द कर दी गई हैं। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए दूसरे टैरिफ मुतासिर नहीं होंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मजीद जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।